हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आ गए हम लोग बच्चों लेक्चर 6 ऑफ चैप्टर 8 लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। अगर नहीं देखें बच्चों ये लेक्चर तो देख जरूर लेना जाकर। इस लेक्चर के बाद बच्चों हम लोग सीधा लॉज जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो नियम कानून पढ़ने वाले हैं वो इस लेक्चर के बाद चलोगे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इसका यूज़ आगे जाके होना है इस चैप्टर में। डिटेल्ड में बच्चों इस टॉपिक की स्टडी हम लोग करेंगे जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लो ताकि कहीं यूज़ हो तो ऐसे दौरे ना पड़ने लगे तुमको, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है इसके बारे में बच्चों। मूवमेंट ऑफ फोर्स या इसको टॉर्क भी बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इसको ग्रीक लेटर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। कहोगे सर पढ़ा तो था, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है क्या है। पहली बात तो अगर मैं आपको फिजिकली समझाऊं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है तो एक दो बातें मैं करता हूं जल्दी जल्दी आपको समझाने के लिए। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में सिर्फ लीनियर मोशन करवा सकती है। लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। उसको अगर किसी बॉडी को आपको रोटेट करना है तो कैसे करोगे, तब भी फोर्स ही करवाएगी। कह दो कि सर ये क्या कह रहे हो। अगर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी पर लगाई जाए तो वो क्या कराती है, बॉडी को रोटेट या टर्न करवा सकती है। इसी टेंडेंसी ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेजर ऑफ टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स। फोर्स कितना किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को टर्न करवा सकती है। बात समझे। कहोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन मोशन ही करवा सकती है, तो टर्न कैसे करवाती है। बच्चों मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सबके घर में डोर्स तो होंगे, दरवाजे तो होंगे। तो अब देखो, आप दरवाजे को पुश या पुल करते हो खोलने या बंद करने के लिए, तो आप लगाते तो फोर्स ही हो। और देखो वो लीनियर मोशन ही करवा रही है, लेकिन वो होता रोटेशन है। देखने पर आपको रोटेशन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो दरवाज़ा एक पॉइंट से फिक्स है, एक पॉइंट पर वहाँ पर हिंज लगी हुई है, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप समझो, अगर मैं दरवाजे को उखाड़ कर वो फोर्स लगाऊं तो दरवाज़ा आगे बढ़ेगा ना कि टर्न करेगा। बात समझो। आगे चल के हम डिटेल में जानेंगे कि टर्न भी करता है कभी कभी, वो सब रोटेशनल मोशन में जानेंगे। अभी बस इतना समझ लो बच्चों। तो कहीं ना कहीं आप देखो, हमने फोर्स को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया तो दरवाज़ा हमारा टर्न हो गया। अब मान के चलो वो दरवाजे का जो हैंडल है वो उसी पॉइंट पर होता जहाँ पर दरवाज़ा फिक्स है, तब आप फोर्स लगाते तो क्या दरवाज़ा खुलता है, बंद होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है उसकी टर्निंग टेंडेंसी किस पर डिपेंड कर रही है कि वो लगाई कहाँ पर जा रही है। बात समझो, फोर्स कितनी है और किस पॉइंट पे लगाई जा रही है। तो इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, मतलब भाई निकालोगे कैसे। ये तो हम समझ गए कि टर्निंग टेंडेंसी होती है, लेकिन निकालोगे कैसे। मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, पहली बात तो ये किसी पॉइंट के अबाउट लगाया जाता है, निकाला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो बस आप हवा में निकाल दो। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, रोटेशन जो होता है बच्चों या टर्निंग जो होती है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट में होती है, ठीक है। कोई बॉडी जैसे ये पेन ही है, ये ऐसे ऐसे मान लो टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। हो सकता है ऐसे ऐसे टर्न कर रहा हो तो ये इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा है, तो कोई ना कोई पॉइंट होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट। अब कहोगे सर ये क्या है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किसी पॉइंट ओ पर मान लो यहाँ पर एक हिंज लगी हुई। हिंज का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा जॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो सकता है, बस ऐसे समझ लो। इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, सिंपल सी बात। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको भैया रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी सामने से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो आप क्या कहोगे कि सर बात तो सही है, आपने कहा था फोर्स लगाओ, लेकिन बच्चों अगर मैं इसी पॉइंट पर फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसी पॉइंट को पुश करने लगूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये हिंज है, ये यहाँ पर तो रोटेट करेगा नहीं, ये आगे धक्का दे सकता है इसको, लेकिन रोटेट नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को कहीं इस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा या उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। कहीं हमको इस पॉइंट से इधर उधर ले जाना है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर ले जाना है कहीं पर। आप कहोगे सर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा या इधर ले जाएंगे क्या होगा, वो सब अभी पता चल जाएगा। अगर मैं फोर्स को, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना इसको, सामने से देखने पर जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से देखो ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना है, तो मैं कह दूंगा कि भैया एक काम करो, इस फोर्स को किसी इस पॉइंट पे लगा दो जिसकी दूरी यहाँ से d है, परपेंडिकुलर दूरी जो है वो d है।
कह दोगे सर तो क्या होगा, अब जब मैं इसको इस पॉइंट पे पुश करूंगा ऐसे, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ क्या होता है बच्चों, अबाउट पॉइंट ओ। पहली बात तो एक चीज़ और जान लो, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिर्फ एम ओ लिख दो, एम ओ यानी मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, या इसको ग्रीक लेटर टाउ से भी रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों, टाउ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ओ, ये क्या है आपका बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब कह दो कि सर ये तो समझ में आ गया, ये डायरेक्शन क्या क्या लो चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन किसी रोटेशन की वेक्टर क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगा कि रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी रोटेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है किस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रोटेशन अगर हो रहा है तो हर एक पॉइंट अपनी डायरेक्शन बदलता जा रहा है टाइम टू टाइम। जैसे अभी ये पॉइंट यहाँ है, फिर ये जब रोटेट होगा तो कहीं यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, ये हर जगह अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आप तो कह दोगे कि सर रोटेशन की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि रोटेशन की डायरेक्शन होती है। रोटेशन की डायरेक्शन कैसे होती है कि अगर मान लेते हैं ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हमें याद होगा हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते थे क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते थे। पहले क्या करते थे, फिंगर्स को अपनी उस डायरेक्शन में घुमाते थे जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता था, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता था, उसको बोल देते थे हम लोग वेक्टर एन या यूनिट वेक्टर एन बोलते थे। ये एन क्या दिखाता था, ये दिखाता था रोटेशन, या इस केस में ये दिखाएगा बच्चों टॉर्क, टॉर्क का वेक्टर। यानी अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पर देखो फिंगर्स को फोर्स की डायरेक्शन में ले जाओ, ऐसे घुमाने की कोशिश करो अबाउट पॉइंट ओ, तो ये थंब आपकी तरफ जा रहा है, ये देखो आपकी तरफ जा रहा है, तो ये जो वेक्टर होगा वो आपकी तरफ होगा। एन जो वेक्टर है या टाउ जो वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड तो हो गया एफ इंटू डी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन, ये देखो बॉडी किस प्लेन में रोटेट कर रही है, इस बोर्ड में रोटेट कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा क्या होगा, या तो आपकी तरफ जाएगा या इस बोर्ड के अंदर जाएगा। अब ये कैसे पता लगाओगे, ये पता लगाओगे राइट हैंड थंब रूल से। आप अपनी फिंगर्स को फोर्स की डायरेक्शन में रखो और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट घुमाने की कोशिश करो, तो देखो थंब उस तरफ जा रहा है। अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी होती तो क्या करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको ऐसे कुछ घुमा, आपको ऐसे करना पड़ता, हैंड को घुमाना पड़ता ऐसे, राइट हैंड को। अब देखो ये पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन हो रहा है ऐसे, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो टाउ वेक्टर है वो क्या है, अगर ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है तो वो माइनस एक्स एक्सिस के अंदर होता है। बात समझिए। अब हमें तो पता चल गया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, एक बार हम समझ लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट। इतना समझ गया बच्चों, बिल्कुल समझ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता चल गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, ये भी आपको समझ में आ गया। इसको पहले एक बार देख लो, फिर मैं आपको एक दो चीज़ें और समझा देता हूँ। ये बहुत सिंपल है बच्चों, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। इंटरेस्टिंग है, कहते हाँ सर है। ये भी देख लो एक बार, ये लिख लेना बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। अब कहोगे सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपने बता तो दिया कि राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये क्या यूज कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आता है, अगर हमें सिर्फ प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन की, टू डायमेंशनल रोटेशन है, यानी ये जो पेन है, अगर इस पेन की बात करें तो ये इसी प्लेन में रोटेट हो रहा है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो दो ही केसेस तो पॉसिबल हैं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो टू डायमेंशन के केस में यहाँ पर मैं लिखूंगा एक पॉइंट, क्या लिखूंगा, फॉर
टू डायमेंशनल रोटेशन, टू डायमेंशनल रोटेशन no need to find डायरेक्शन ऑफ, ये नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखता हूँ, नो नीड टू टेक मूवमेंट एस वेक्टर। आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, है ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और आप कह रहे हो इसको वेक्टर की तरह ट्रीट ना करो टू डायमेंशन में। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बता दिया कि टू डायमेंशन में दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, यानी कि एक प्लेन में दो ही चीज़ें पॉसिबल, चाहे वो ये वाला प्लेन हो, अगर ये एक्स वाई प्लेन हम मान लें, ये एक्स वाई प्लेन मान लें, और ये z एक्सिस, यानी z एक्सिस क्या है, आपकी तरफ जो एक्सिस आ रही, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर एक्स वाई प्लेन है तो दो ही चीज़ें तो हो सकती हैं, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इतना ही तो हो सकता है। अगर मान लो एक्स जेड प्लेन होता, ये वाला प्लेन होता, तब भी क्या होता, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, बात समझो। ये सामने वाला प्लेन होता यानी वाई जेड प्लेन होता, तो क्या होता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक प्लेन में एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमें जब पता है कि जब दो ही पॉसिबिलिटी है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में बच्चों करते थे कि प्लस एक्स एक्सिस वाले को अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मोशन जा रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव ले लेते थे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो निगेटिव ले लेते थे। यहाँ पर भी वही करना है, आपको आई जे के का यूज़ करने की जरूरत नहीं है अगर टू डायमेंशन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जनरली क्या यूज़ होता है किताबों में, क्लॉकवाइज रोटेशन को आप निगेटिव ले लोगे, निगेटिव साइन ले लोगे, और एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लोगे। जनरली ये यूज़ होता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे कि मैं यही वाले एग्जांपल में अगर आ जाऊं, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल वेक्टर के हिसाब से बताओ, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो इस केस में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये आप प्लस एफ डी लिख सकते हो कि नहीं। अगर ये दूसरा केस होता, दूसरा केस क्या कि भैया फोर्स इधर लग रही, ये ओ इधर है और फोर्स इधर लग रही एफ, और इसकी दूरी कितनी है, डी है, ये देखो डी है। तो अब इस केस में देखो क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है, क्लॉकवाइज, तो इस केस में क्या होता, सेकंड वाले केस में यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाता माइनस का एफ इंटू डी। बात समझे कि नहीं, यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो बस आपको प्लेन में क्या करना है, प्लस और माइनस साइन लेना है। अब एक चीज़ और बच्चों, छोटी सी चीज़ ध्यान रखो कि जब मैं वेक्टर बता रहा हूँ तभी मैं प्लस माइनस यूज़ करूँगा, बात समझो। मैग्नीट्यूड का मतलब साइन से नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड यानी एफ इंटू डी, ये मैं 50 बार बोल चुका हूँ, कोई साइन नहीं होता है मैग्नीट्यूड में, बात समझे कि नहीं। इसको देख लो एक बार, ये सब क्या देखना है, ये सब बता चुका हूँ मैं। इसके नोट्स मिल जाएंगे, घबराना मत, परेशान मत होना कि सब लिखने के चक्कर में, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो बस, क्या क्या यहाँ पे लिखने वाली बातें क्या हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये मत करा करो एक एक चीज़ लिखो, जो पॉइंट्स हैं, कीवर्ड हैं, बस उनको लिखो। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है ये मैंने बताया, वो तो पिछली वाली स्लाइड में है। कितना होता है, एफ इंटू डी होता है। एक छोटा सा डायग्राम बना लो, वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द एक्सिस। अच्छा हाँ, जिस वेक्टर या जिस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो ये वाली लाइन राइट हैंड थंब रूल से एक वेक्टर ये निकल के आ रहा है, तो इस लाइन को बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ, यानी इस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ऑफ रोटेशन। ये सब बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रोटेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद वो चैप्टर आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ना है बच्चों। अभी बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर इसका अभी यूज़ आए तो आप घबरा मत जाना, आपको याद अभी इतना ही रखना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। आगे चल के पता चलेगा बेसिकली वो डिस्टेंस नहीं होती है, वो एक पोजीशन वेक्टर होता है, वो सब बाद में पता चलेगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हर चीज़ मत लिखो, बस कीवर्ड लिखा करो, नोट्स आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे। और देखो बच्चों कितने सारे नोट्स ऑलरेडी 7 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके नोट्स पढ़े हुए हैं, जाके डाउनलोड कर लो बच्चों। इससे ज़्यादा एग्जॉस्टिव नोट्स शायद ही आपको मिलेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें लिख दिया गया है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जनरली होता क्या है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कहीं दूसरे की कॉपी में देखते हैं तो कहते हैं अरे इसके वहाँ तो ये भी पढ़ा दिया गया है, उसके वहाँ तो ये भी पढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ जितना आपके लेवल पर सिलेबस है वो सब कम्प्लीट करा गया, ठीक।
और क्या पता चला हमें, चलो छोड़ो ये सब बातें। 2 डायमेंशनल रोटेशन में हमें मूवमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, हम क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। वेक्टर ट्रीट करने के मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह गई, हमें डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही तो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हम देख के ही बता देंगे। ठीक है, समझ गए। 1-2 चीज़ें और जान लेते हैं। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। भाई ये भी तो क्वांटिटी ही है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट देखो हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसकी एसआई यूनिट बच्चों होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर ही हो गई आपकी एसआई यूनिट। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों ml t की पावर -2, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, ml t की पावर -2। और जो डिस्टेंस है उसका कितना होगा, लेंथ में पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करो तो ml की पावर 2 t की पावर -2, यही बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ये बच्चों ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, तो ये होता है। बात समझ गए। देख लो इसको, एक छोटी सी थ्योरम बची है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। बस कहोगे अरे बाप रे इतनी भयंकर नाम, वेरिग्नॉन थ्योरम। ये बच्चों बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम बड़ा इसलिए क्योंकि भाई जिसने दिया है उसका नाम, इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या तो सर ये क्या भयानक टर्म चिपका रहे हो बच्चों, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये कह क्या रहा है, इट स्टेट्स दैट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट। कहोगे सर इतना बड़ा स्टेटमेंट, भैया सिंपल सी बात है, कह ये रहा है कि अगर किसी फोर्स का, जैसे हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था कि अगर किसी फोर्स को टुकड़े में बांट दो तो उसको जोड़ने पर जो फोर्स आएगी वो उतनी ही होगी जो ओरिजिनल फोर्स होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि किसी फोर्स के मूवमेंट जो होता है, किसी फोर्स का जो मूवमेंट होता है किसी पॉइंट के अबाउट, वो बराबर होता है उस फोर्स के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मूवमेंट के सम के बराबर, एल्जेब्रिक सम। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, क्या है कि लेट सपोज ये आपका एक फोर्स है, ठीक है, और इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है P, एक कंपोनेंट है Q। बात समझ गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट P एंड Q आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स F। ठीक, एक फोर्स F है जिसके कंपोनेंट हैं P और Q। ये कोई ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, लेकिन यहाँ मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। अब मुझे मान लो कि पॉइंट O के अबाउट इसका मूवमेंट पता करना है, किसका, फोर्स का मूवमेंट। अब कहोगे सर ये तो कठिनाई है। कठिनाई ये है कि इस पॉइंट O की पहले तो हमें इसकी लाइन ऑफ एक्शन से दूरी पता होनी चाहिए। देखो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी फोर्स की, इससे इसकी दूरी पता होनी चाहिए, है कि बात नहीं। मैं कहूँगा हाँ भाई पता तो होनी चाहिए। अगर ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, मतलब कि ये एक आपकी होती एक एक्सिस, ये एक आपकी एक एक्सिस, तो इस पॉइंट की अगर पोजीशन पता होती यानी XY कोऑर्डिनेट, तब इसका मूवमेंट निकालना बहुत आसान होता अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को यूज़ करता। कैसे, हमें ये डिस्टेंस पता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हम ये प्रिंसिपल यूज़ कर देते। कैसे, इसके 2 कंपोनेंट क्या है, P और Q हैं, यानी फोर्स को डिवाइड करने पे 2 कंपोनेंट मिले P और Q। अब मैं कह देता हूँ कि मान लो इस पॉइंट की ये जो दूरी है इस पॉइंट से, इसको मान लेते हैं A, ठीक है। इस पॉइंट की जो दूरी है ये वाले पॉइंट की, वो मान लेते हैं A है, ये x डायरेक्शन में A है, और y डायरेक्शन से दूरी कितनी है, y डायरेक्शन से B है। तो अब जरा ये बताओ, मूवमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O, अगर मैं इसका वेक्टर क्वांटिटी लूँ, एल्जेब्रिक सम का मतलब है बच्चों मुझे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी भी दिखानी पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, उसका डायरेक्शन भी लेना है। अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में है,
पी डायरेक्शन, तो अपनी फिंगर्स का यूज करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, फिंगर्स इस डायरेक्शन। रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, इस पॉइंट ओ के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स को रोटेट करने की कोशिश करो, तो ये देखो ऐसे रोटेट हो रही है, और ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रही है, सामने से देखने पे देखो क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स यानी कि P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट, पॉइंट है O और उसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली एक्स एक्सिस, दूरी कितनी है देखो B है, देखो भैया ये P जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये पॉइंट O है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है B, तो ये हो जाएगा P इंटू बी। लेकिन अब हमें डायरेक्शन भी लेनी है, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विथ डायरेक्शन लेना है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, या भी हम लोग देख चुके हैं। उसी तरीके से मूवमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट पॉइंट O क्या होगा, देखो Q जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तो ये देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे कहते हो सर फोर्स तो ऊपर जा रहा है पॉइंट ये, अरे बच्चा जब इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो इस डायरेक्शन में तो आएगा कि नहीं, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, और कितनी वैल्यू होगी Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इंटू द बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन, तो कितना हो गया A इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा QA हो जाएगा। अब कहोगे सर अगर ये दूरी D होती, हमें ये पता होता कि ये D कितनी है, तो बहुत आसान होता, F इंटू डी कर देते, लेकिन नहीं पता है ना। हो सकता है आपको इसका पोजीशन आराम से पता हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता हो इसके, तो आपको आसानी कब पड़ेगी, जब आपको P और Q भी पता हो, इन दोनों के कंपोनेंट पता है, ये A और B कितना है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इस केस में तो आपको D कंप्यूट करना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या वेरिग्नॉन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको फोर्स के दो कंपोनेंट, इसके यहाँ पर कितने फोर्स के कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट तो है, तो इनका मूवमेंट अगर इस पॉइंट के अबाउट पता है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स सो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट F, क्या लिख दिया मैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O विल बी मूवमेंट ऑफ P अबाउट पॉइंट O प्लस मूवमेंट ऑफ Q अबाउट पॉइंट O। और ये कितना है बच्चों, देखो ये आ रहा है माइनस का P इंटू A है कि B है, B माइनस का P इंटू B, और ये आ रहा है आपका प्लस का Q इंटू A। यही बच्चों आप सॉल्व कर लोगे और आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। कह दोगे सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अरे बच्चे जब इसको, ये तो कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी ना, तो अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये जो ओवरऑल मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, अगर प्लस में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं सिर्फ फिगर देख के आपको बताऊं कैसा होना चाहिए मूवमेंट, तो कैसा होना चाहिए बच्चों, देखो ये फोर्स जा रही है, फिंगर्स को यूज करो, और किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट ऐसे रोटेट करो, देखो ये देखो फिंगर्स ऐसे ही तो घूमेंगी इस डायरेक्शन, तो ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उस हिसाब से ये कैसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए, यानी निगेटिव आना चाहिए। वो तो जब आप सॉल्व करोगे किसी न्यूमेरिकल में तो दे रखा होगा। इसको देख लो बच्चों, यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा नाम बस इसका बड़ा है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि भैया फोर्स का मूवमेंट जो होगा किसी पॉइंट के अबाउट वो बराबर होगा उसके कंपोनेंट के मूवमेंट के सम के बराबर, ठीक है। देख लो इसको एक बार, बहुत सिंपल है ये, ऐसा कुछ है नहीं कहानी इसमें, देख लिया। तो बच्चों हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ फोर्स समझ लिया, वेरिग्नॉन थ्योरम समझ ली। अब बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, थोड़ा एरिस्टोटल ने क्या क्या गलत चीज़ें सोच ली थी उसके बारे में बात करेंगे, कि मोशन के बारे में उनकी जो धारणा थी वो थोड़ी गलत थी। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना ज़रूर, ठीक है बच्चों, थैंक यू।